नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज 1 जनवरी 2026 है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग इस वर्ष सफलता पाएं, सिलेक्शन पाएं, यही हमारी आशा है, उम्मीद है और दुआएं हैं आप लोगों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी करते हुए आज शुरू करते हैं संपादकीय विश्लेषण। आज के 2 संपादकीय हम लेकर आए हैं आपके लिए। पहला संपादकीय ये देखिए, अच्छा संपादकीय है, जन दैनिक जागरण से लेकर आए हैं। ये एआई के ऊपर बनाया हुआ है। एआई से जुड़ी आर्थिक, नैतिक और सभी प्रकार की चिंताएं इस आर्टिकल में बताई गई हैं और एआई के फायदे नुकसान सभी बताए गए हैं। और दूसरा ये मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरा संपादकीय जो है जनसत्ता से लेकर आए हैं। जैसे आप सब देखते हैं कि अभी नकली जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। और पहला आर्टिकल जो है एआई से रिलेटेड, आप सब जानते हैं कि एआई से रिलेटेड ये 10 दिसंबर को हमने एक ये संपादकीय डिस्कस किया था और बड़ी ही डिटेल में संपादकीय डिस्कस किया था। तो इसमें नैतिक चिंताएं, महत्व और वगैरह सब बताए गए थे। तो आज हम, क्योंकि उस आर्टिकल में क्वेश्चन जो था उसके ऊपर एआई के लाभ, चुनौतियां और सभी प्रकार की चिंताएं बताई गई थी, इसलिए इसको आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल नैतिक चिंताएं बताएंगे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन नैतिक चिंताओं पर भी बन सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आर्टिकल पढ़ लीजिए एआई से रिलेटेड, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। 10 दिसंबर को ये पब्लिश किया हुआ है, ये थंबनेल आप देख सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप संपादकीय विश्लेषण की, एडिटोरियल डिस्कशन की, वहाँ से इसको देख लीजिए। उसके बाद फिर ये एआई जो आज हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें तेज़ी से ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और इसका उत्तर मैं संक्षेप में आपको बताऊँगा, क्योंकि बार बार उसी चीज़ पर टाइम वेस्ट करने का कोई लाभ नहीं है खास। देखिए क्वेश्चन क्या है। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तीव्र प्रसार आर्थिक विकास, प्रशासनिक दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये सब आप जानती हैं, ये इसके लाभ है। परंतु इसके अनियंत्रित प्रयोग से गंभीर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चिंताएं भी उत्पन्न हो सकती है। चर्चा कीजिए। यूपीपीसीएस 200 शब्दों में पूछ सकता है या 125 शब्दों में, यूपीएससी 150 या 250 शब्दों में, तो आपका पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। देखिए ये इंट्रो है इसका, भूमिका। एआई 21वीं सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है। वर्ष 2026 के आसपास एआई का प्रभाव केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित न रहकर मानव श्रम, शासन, निजता और सामाजिक संरचना को पुनर्परिभाषित करता दिख रहा है, क्योंकि हर जगह बदलाव आ रहा है एआई के आने के बाद। पुनर्परिभाषित कैसे करता है आप देख लीजिए। समाज में क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या करते थे, सीखने का तरीका हमारा गुरुजनों से था, माता पिता से था, अपने अन्य अभिभावकों, रिश्तेदारों से काफ़ी चीज़ सीखते थे बच्चे। लेकिन आज क्या हो रहा है, सीधा एआई का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या है, एक सामाजिक संरचना में भी बदलाव आ रहा है। जैसे हम लोगों का जुड़ाव क्या होता था, अपने गुरुजनों से होता था, माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई और हमारे पड़ोसी, उन सब से सीखते थे हमारे टाइम में। अभी क्या हो रहा है, जेन जी बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तो और भी ज़्यादा क्या होगा, एआई पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इससे क्या है, सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है। तो आप इस टाइप से लिंक करके इसको बताएंगे। शासन में तो आप जानते हैं, डेटा एनालिसिस है ना, बिग डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह सब क्या है, एआई आधारित हो रहा है। तो डिजिटलीकरण हो रहा है शासन का, तो परिवर्तनकारी जो है बदलाव इधर आ रहे हैं। मानव श्रम आप जानते हैं क्या है, अभी जो काम वो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति करते थे, 100 व्यक्ति करते थे, अब एआई आधारित रोबोट क्या है उसको कर देते हैं। तो श्रम में भी परिवर्तन आ रहा है, शासन में परिवर्तन आ रहा है। निजता में कैसा परिवर्तन आ रहा है, देखिए आप निजता में आप देख सकते हैं, रश्मिका मंदाना का एक वो था, जो हमारी साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसका एक फेक वीडियो बनाया गया था एआई का प्रयोग करके। तो निजता क्या हो रही है, निजता का हनन हो रहा है इससे। और सामाजिक संरचना मैंने बता दिया है। ये सकारात्मक प्रभाव आप देख लेना, आर्थिक उत्पादकता, आर्थिक विकास एवं उत्पादकता, वही शॉर्ट में जो बताया था अभी। ये प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। हम आप आज जो है
आपको ये देखिए, मैंने अलग से नैतिक चिंताएं लिखी हुई है। मुख्य नैतिक चिंताएं यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं उस आर्टिकल में। आप देख लीजिएगा एक बार। मुख्य नैतिक चिंताएं क्या है एक्चुअली। एआई से संबंधित जब भी निबंध आएगा या क्वेश्चन आएगा तो नैतिक चिंता ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बाकी तो इसके फायदे हैं ज़्यादातर, है ना। तो नैतिक चिंताएं जो है ये एक बड़ा मुद्दा है, बार बार एआई को लेकर है। यही वैश्विक मंचों पर बहस होती है कि इससे जो जुड़ी नैतिक चिंताएं उनको कैसे दूर किया जाए। जिस दिन इससे जुड़ी नैतिक चिंताएं दूर हो जाएगी तो ये क्या होगा, मानव की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि मानव क्या है, एक नैतिक प्राणी है। मानव कई प्रकार के प्रश्न उत्तर या नैतिक दुविधाओं को अपने विवेक से वो सोल्व करता है, मतलब हल करता है। लेकिन एआई का विवेक किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एल्गोरिथम के ऊपर। अगर वही एल्गोरिथम आप उदाहरण लीजिए एक छोटा सा। एआई कौन बनाते हैं, पश्चिम देश बनाते हैं, तो उनकी मानसिकता अलग है और हमारी मानसिकता अलग है एशियाई देशों की। तो वो वहाँ जो डेवलपर बैठे हुए हैं जो एआई की प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटा फीड करते हैं, तो वो क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सवाल जवाब तैयार करते हैं। क्योंकि एआई कैसे कार्य करता है आप जानते हैं, एक डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस से ये फैक्ट और इन्फॉर्मेशन खोजता है और हमें प्रस्तुत करता है। तो एआई अपना दिमाग केवल उसी हद तक लगा सकता है जहाँ तक इसके पास डेटा अवेलेबल है। आप देखिएगा ये जैसे अभी नई नई एआई टूल है, चैट जीपीटी वगैरह और जेमिनी, ग्रूक, जितने भी एआई टूल है, एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग देंगे सब, क्योंकि इनके सबके एल्गोरिदम अलग अलग है। यही नैतिक चिंताएं हैं कि भाई उन लोगों का तो प्रभुत्व होगा ना, जो एआई डेवलप कर रहे हैं पश्चिमी देश, तो उन लोगों का प्रभुत्व होगा। जैसा वो चाहेंगे ऐसा ही एआई दिखाएगा। अब यही नैतिक चिंताएं हम देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहली वही पूर्वाग्रह और भेदभाव। देखिए जो बताया अभी कि यदि एआई को पक्षतापूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, पक्षपातपूर्ण डेटा पर, अर्थात उसको हमें एक ऐसा डेटा देंगे जो एक समुदाय के, एक देश के फेवर में होगा, तो ये क्या करेगा, दूसरों को हानि पहुंचाएगा। तो वह मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है। वही जो पूर्वाग्रह उसके डेटा में है वही वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो वही पूर्वाग्रह आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या हो सकता है, लिंग, जाति या अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव हो सकता है। दूसरा वही डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जो बताया अभी। एआई सिस्टम को बड़ी मात्रा में क्या, व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता होती है, तभी तो ये कैलकुलेशन करेगा। इससे क्या होगा, निजता का उल्लंघन होगा, डेटा का दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है, और अक्सर बिना सूचित सहमति के। जैसे किसी का डेटा ये दिखा रहा है तो उसकी सहमति तो लेगा नहीं, वो तो तुरंत आपको एक उत्तर दे देगा। तो ये डेटा का दुरुपयोग, ये और निजता का हनन, ये एक बड़ी नैतिक चिंता है। जवाबदेही का मुद्दा। अब देखिए, अगर आप या हम कोई गलती करते हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। आप करोगे तो आपकी होगी, कोई और करेगा तो उसकी होगी। लेकिन एआई क्या है, अभी ये कोई मानव तो है नहीं। एक एआई के डेवलपमेंट में हजारों डेवलपर लगते हैं, और डेटा इकट्ठा करने में कितने लोग लगते हैं। एल्गोरिथम कोई अलग बनाएगा, कोडिंग अलग करेगा कोई, है ना, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अलग होगा। तो ये सब, अब जवाबदेही किसकी तय होगी, उस कंपनी की जवाबदेही तय होगी जिसका एआई है। उदाहरण के लिए मेटा का अपना एआई है, तो क्या हम मार्क जुगरबर्ग की जवाबदेही तय करेंगे। वो कहेगा कि नहीं, मैंने तो, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनसे ये डेवलप कराया था। तो फिर किस सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारी होगी अगर वो गलत नुकसान पहुंचाता है एआई किसी कारणवश, या एल्गोरिथम की जिम्मेदारी होगी, या डेटा प्रोवाइड कराने वाली फर्म की जिम्मेदारी होगी। तो ये जवाबदेही का मुद्दा अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है, ना ही इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मानक बने हैं वैश्विक स्तर पर भी। तो डेवलपर, उपयोगकर्ता या स्वयं एआई, किसकी जिम्मेदारी होगी। भाई उपयोगकर्ता की भी जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से दिखा रहा है। अब आप देख सकते हो एआई के जरिए क्या करते हैं, डीप फेक का प्रयोग करके व्यक्ति कुछ भी उल्टी सीधी तस्वीर या वीडियो बनाता है। तो यहाँ उपयोगकर्ता की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने उसने क्या किया, एआई को इंस्ट्रक्शन ही ऐसा दिया कि वो क्या करेगा, किसी का फोटो देगा और बोलेगा कि इसकी कुछ अश्लील तस्वीरें हमें दीजिए, या इस व्यक्ति के द्वारा किसी को मारते हुए दिखाइए। तो इस प्रकार से इसके उपयोगकर्ता की भी नैतिक जवाबदेही हो सकती है। अभी आपने देखा होगा एक लड़के ने क्या किया था कि शहर की गलियों में एक शेर दिखाया था, बाघ, तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। फिर वो लड़का बोलता है कि मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में किया था ये। तो यहाँ एआई की जिम्मेदारी थोड़ी है, एआई को तो इंस्ट्रक्शन दिया और उसने दिखाया।
तो वहाँ पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा और मोहल्ले वालों ने भी क्या है उसको खूब खरी खोटी सुनाई। तो यहाँ जिम्मेदारी उस उपयोगकर्ता की थी जिसने एक फर्जी वीडियो बनाया कि मोहल्ले में हमारे एक शेर घुस गया है, बाघ, तो ये उसकी जिम्मेदारी हुई। तो यही जवाबदेही का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार के उदाहरण भी आप दे सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, ब्लैक बॉक्स समस्या, वही ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जब एक ऐसा बॉक्स जिसके पीछे क्या है हमें नहीं पता है। अब एआई के पीछे प्रोग्रामिंग क्या है हमें थोड़ा ही पता है, किसी को भी नहीं पता है, वो तो जो डेवलप कर रहा है उसको पता है, डेवलपर को और कंपनी को। तो यही अब बताया गया है कि ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए, ब्लैक बॉक्स समस्या। एआई मॉडल इतने जटिल होते हैं कि उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना, व्याख्या करना मुश्किल होता है। देखिए, ये आप ऐसे एक लाइन, इससे क्या होगा, पारदर्शिता और विश्वास की कमी होगी। भाई जब हमें पता ही नहीं है कि एआई किस प्रकार से निर्णय ले रहा है, तो पारदर्शिता तो कुछ है नहीं वहाँ, और विश्वास भी नहीं होगा इससे। तो ये ब्लैक बॉक्स समस्या से बोलते हैं। डीप फेक और गलत सूचना, आपको पता है डीप फेक के जरिए क्या करते हैं, भ्रामक सामग्री, गलत सूचना या दुष्प्रचार अर्थात मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा खतरा बन गई है एआई जनित जो डीप फेक सामग्री है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, गलत सूचना और दुष्प्रचार में क्या अंतर होता है ये आप समझ लीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि जानबूझकर गलत सूचना दी जाती है, और जैसे कोई एआई का प्रयोग करेगा और दिखाएगा कि जैसे बांग्लादेश में अभी हिंसा हो रही है, ऐसे ही भारत, वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं यहाँ अफवाह फैलाने के लिए वहाँ बांग्लादेश में कि भारत में भी ऐसे ही अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर। तो ये क्या हो, ये पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन हुई, अर्थात गलत सूचना है। ऐसी कोई घटना घटित भी नहीं हुई है लेकिन किसी ने उसको दिखा दिया है, तो ये हो गई मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन क्या हुई, जब सूचना को इस प्रकार से गलत तरीके से दिखाया जाता है कि व्यक्ति को सही और गलत में अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है। इसका आप उदाहरण से समझ सकेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। जैसे आप देखिए क्या होता है, हमारे मीडिया चैनल के थंबनेल आप देख लीजिए, उधर क्या होगा, मारा गया ऐसे लिखेंगे पुतिन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ऐसा लगेगा सबको अरे यार शायद पुतिन मर गया, लेकिन वो क्या है, वो दुष्प्रचार है। फिर उसके वीडियो के अंदर वो इधर उधर की बात बताने के बाद बताएंगे नहीं नहीं केवल घर पर अटैक हुआ है, ये हुआ है, तो दुष्प्रचार तो फैला दिया। जो अंदर पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसको तो ऐसे लगेगा कि शायद ये ऐसा हो गया। आपने देखा होगा धर्मेंद्र की खबर आ गई थी, जब जो हमारे फिल्म एक्टर जो थे धर्मेंद्र की, उसकी मरने की सूचना फैला दी, वो क्या थी, पूरी तरह गलत सूचना थी, है ना। वो उसको हम डिस इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, वो थी मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन जो बताया वो डिस इन्फॉर्मेशन है कि सूचना को ऐसे उल्टा सीधे तरीके से दिखाया जाता है कि वो दुष्प्रचार फैलाती है तेजी से, जबकि वो सही नहीं होती। नौकरियों का विस्थापन, देखिए ये भी एक नैतिक मुद्दा है। अब ये नैतिक मुद्दा कैसे है ये बताइए। हम यहाँ जितना भी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक संरचनाएं हैं, ये किसके लिए है, ये व्यक्तियों के लिए है ना भाई। नैतिकता क्या बोलते हैं कि जो श्रमिक है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बेचारों को जॉब दी जाए जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सके। लेकिन यहाँ नैतिकता को ताक पर रखते हुए कंपनियां क्या करती है, एआई मॉडल हायर करती है। वो क्या करता है, एक एआई मॉडल हजारों लोगों को काम करता है, जितना 1000 लोग मिलकर काम करेंगे उतना ही एक एआई मॉडल कर देगा। तो ये भी एक नैतिकता है कि भाई नौकरी जो है, हम किसको नौकरियां दे रहे हैं, हम व्यक्तियों को नौकरी नहीं दे रहे हैं जिनको देनी चाहिए, हम नौकरी दे रहे हैं एआई को, या जो कंपनियां एआई मॉडल बेच रही है उनको। तो क्या है, जो धन व्यक्तियों में बंटना चाहिए वितरण, वो किसको जाएगा, बड़े लोगों को। भाई एआई तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगी ना, रोबोट एआई कौन बनाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगी। तो सीधा क्या हुआ, ये भी एक नैतिक मुद्दा है कि नौकरियों का विस्थापन हो रहा है, इधर से जहाँ जिनको मिलनी चाहिए गरीब लोगों को उनको मिल नहीं रही है, और अमीर लोगों को बिना मतलब में ही नौकरियां दी जा रही हैं और उनका फायदा हो रहा है। इससे क्या है, आय असमानता बढ़ती है, क्योंकि धन का वितरण अब क्या है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को नहीं जाएगा बल्कि किसी और को जाएगा, जो पहले से ही जिसके पास धन है, या वो अमीर है, या अच्छे स्तर जीवन स्तर जी रहा है। इसके बाद देखिए स्वायत्त हथियार, ऑटोमेटिक वेपन जो होते हैं, जैसे ड्रोन वगैरह अभी चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद ही एआई कैलकुलेशन करेगा कि कब उसे हथियार चलाने हैं कब नहीं चलाने हैं। तो इससे बड़ा खतरा आता है। आपने देखा होगा, एक न्यूज़ पढ़ी होगी, कुछ महीने पहले की न्यूज़ थी कि एक यूएस का ऑपरेटर था नेवी का, उन्होंने क्या किया, एक ड्रोन को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भी तुम्हारे सामने खतरा पैदा करता है उसके ऊपर आप फायर कीजिए। थोड़ी देर बाद इस ऑपरेटर ने क्या किया,
उसको उस ड्रोन को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप गोली चलाना बंद कीजिए और नीचे आ जाइए। तो इस ड्रोन को क्या लगा कि यार ये व्यक्ति जो मुझे ये मेरे सामने मेरे काम में रुकावट पैदा कर रहा है, मेरा काम है गोली चलाने का, लेकिन ये मुझे मना कर रहा है। तो उसने क्या किया, घुमा फिरा कर उस अपने ऑपरेटर पर ही गोली चला दी। तो इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक वेपन ठीक है, आप यूज कर रहे हैं दुश्मन के अगेंस्ट, लेकिन ये कभी कभी आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक नैतिक चिंता है। और सबसे बड़ी जो चिंता है, जिस उपनिवेशवाद से वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जैसे देश आज़ाद हुए थे, औपनिवेशिक शासन था ना यहाँ पहले अंग्रेजों का, अभी वही उपनिवेशवाद फिर से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि पश्चिम डेटा पर आधारित एआई मॉडल सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता को मिटाकर डिजिटल उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे सकता है। क्या होगा? देखिए, इंग्लिश का दबदबा होगा, उनकी जो थिंकिंग है उनका दबदबा होगा। क्योंकि ये सीधी सी बात है, कोई अगर किसी मशीन को डेवलप कर रहा है तो वो सबसे पहले अपने हित देखता है। और हम लोग क्या है, इतने उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हमारा ये आर्थिक औपनिवेशवाद फिर से आ जाएगा कि हम लोग उनसे मॉडल खरीदेंगे। क्योंकि अभी भी क्या है, पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है डिजिटल दुनिया में। तो एक डिजिटल उपनिवेशवाद फिर से बढ़ सकता है। अब जैसे सोशल मीडिया, आप उदाहरण के लिए उदाहरण लीजिए, फेसबुक है। आज फेसबुक पर इतने भारतीय डिपेंडेंट है, या यूट्यूब पर जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये जब चाहे अगर एक दिन के लिए यूट्यूब बंद करते हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा, खलबली मच जाएगी पूरी। तो ये एक उपनिवेशवादी तो है कि हम उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो चुके कि वो जब चाहे हमें परेशान कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। तो ये नैतिक मुद्दे मैंने आज बता दिए हैं, बाकी ये आप पढ़ लेना और पिछला लेक्चर देख लेना, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, नया जो अपना आर्टिकल है इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। क्या है ये? मिलावटी पदार्थों से स्वास्थ्य पर संकट। अब इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि कहीं तो भुने हुए चने में क्या केमिकल पाए गए हैं। अभी कल की ही बात है, 31 दिसंबर 2025 की, दिल्ली में 1000 लीटर से भी ज़्यादा क्या नकली घी पाया गया, और यहाँ तक कि नकली नमक भी पाया गया। और अन्य कई सारे इनो जो है ना, इनो जिसको लेते हैं वो भी नकली उसके रैपर मिले हैं, और नकली फैक्ट्री पकड़ी गई दिल्ली के उत्तम नगर में। तो उसी संदर्भ में आर्टिकल भी है, क्योंकि पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि नकली जो है खेप पकड़ी जा रही है, कहीं पनीर पकड़ा जा रहा है, कहीं दूध, कहीं घी। तो ये बड़ी एक चिंता है हमारे यहाँ। देखिए, ये बड़ी एक कॉमन चिंता है, लेकिन इधर क्या है, हमारी संस्थाएं ढीली पड़ती हैं। आखिर ये चिंता इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी है? अगर हम शुरू से ही इसके ऊपर निगरानी रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। विदेशों में आप देख लीजिए, नकली तो छोड़िए, अगर थोड़ी सी गुणवत्ता भी डाउन है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारे एवरेस्ट मसाले वापस भेजे थे सिंगापुर ने भी, और मलेशिया से शायद वापस आए थे। तुर्की ने हमारा अनाज भेज दिया था, हालांकि वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, भारत को बदनाम करने के लिए। फिर भी लेकिन विदेशों में क्या है, गुणवत्ता मानक अच्छे हैं खाद्य पदार्थ के। अल्फांसो आम भी वापस आए थे यूएसए से, क्योंकि उनमें कुछ कीटनाशक पाए गए थे। तो ये खाद्य सुरक्षा मानक हमारे यहाँ बड़े ही क्या बोलते हैं, शिथिल है। और जो इनको नियामकीय संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे FSSAI है, फसाई है, ये इसकी मेन बॉडी है, ये भी क्या है, समय पर ध्यान नहीं देती है, निगरानी नहीं करती है, और कठोर कार्रवाई भी नहीं करती है। आप सोचिए, कितने लोगों को अभी उम्र कैद या फांसी हुई है, या कठोर कार्रवाई हुई है मिलावट के कारण। आप मुश्किल से 2-4 ही नाम मिलेंगे, और वो भी नहीं सुनते हैं न्यूज में। तो देखा जाए तो बड़े ही लचीले नियम है। इससे नुकसान किसका होता है? आम उपभोक्ता का। इससे दुनिया भर के स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। वही ये देखिए, आप मान लिया एक व्यक्ति है, वो एक अच्छा उत्पाद पैदा कर रहा है, कोई अच्छी कंपनी है, उदाहरण के लिए टाटा नमक। अब वही आप नकली नमक कोई किसी भी कोने में बैठ के बनाएगा नकली नमक की फैक्ट्री से, तो क्या होगा? टाटा नमक की जो कंपनी है उसको तो नुकसान होगा। तो आर्थिक हानि पहुंचती है, उपभोक्ताओं का विश्वास घटता है। अब हर कोई सोचेगा, जैसे अभी क्या हुआ कि अमूल के खाली पैकेट पकड़े गए हैं, तो हर कोई सोचेगा यार ये अमूल शायद ये भी नकली होगा जो मैं लेके आया हूँ, भले ही वो असली भी हो। तो ये सब समस्या इससे उत्पन्न होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका लिंकेज आप देख लीजिए। पहला क्या है? शासन, संविधान और सुशासन। इसके ऊपर GS2 से इसका लिंक है, और GS3 से भी लिंक है।
GS2 से इन टॉपिक, ये हमारे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, सीधा सीधा लिंक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, ये सभी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है मिलावटी खाद्य पदार्थ। सरकारी नीतियाँ और उनके क्रियान्वयन पर क्या है, प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि जब हमारे यहाँ नियम हैं, संस्थाएं भी हैं, तो वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो शासन से जुड़ा मुद्दा भी है, ये सरकारी नीतियों से जुड़ा मुद्दा भी है, उनके क्रियान्वयन से जुड़ा भी मुद्दा है। और GS3 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये किससे जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब खाद्य पदार्थ नकली मिलेंगे तो खाद्य सुरक्षा क्या है, कमजोर पड़ जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव इससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए मानवता की भलाई के लिए, लेकिन ये यहाँ क्या करते हैं, सिंथेटिक पदार्थ उसमें मिलाते हैं, कहीं कहीं प्लास्टिक के कण भी मिला देते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं। तो जो पदार्थ बनाया भलाई के लिए था, उसका और उल्टा नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार ये GS3 से भी जुड़ा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बढ़ती समस्या को भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा जा रहा है। इस कथन के आलोक में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण इसके स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव तथा इन्हें रोकने के आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है, ये आ सकता है इस बार, क्योंकि काफ़ी महीनों से ये लगातार बार बार न्यूज में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम एक इंट्रो लिखेंगे, जैसे पहले बताया था। अब आप इंट्रो या तो एक सामान्य से लिख सकते हो कि जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई नई समस्या नहीं है, किंतु हाल के वर्षों में इसका दायरा और प्रकृति बढ़ी है और इसने एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। तो ये लिख सकते हैं आप। या दूसरा, करंट की न्यूज़ से शुरू कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इंट्रो माना जाएगा। जैसे आप सीधा सीधा लिखिए कि 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में क्या हुआ, टाटा नमक, इनो, ऑल आउट और वीट जैसे नामी ब्रांडों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इतने लीटर नकली घी और 3000 किलो नकली नमक पाया गया। इससे क्या हुआ, इससे स्वास्थ्य संकट का जो एक दायरा है उसका पता चलता है कि किस स्तर पर हमारा स्वास्थ्य संकट पहुंच चुका है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा इंट्रो होगा। इनमें से कोई सा एक लिख दीजिए। यहाँ मैंने दोनों आपके रेफरेंस के लिए लिखे हैं, जो चाहिए आप लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो बेस्ट होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसके कारण देखते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रमुख कारण क्या है। भाई सबसे प्रमुख कारण तो आप सब समझ सकते हैं कि क्या है, धन का लालच, क्योंकि जो मिलावटी सामान होता है वो सस्ते में बनता है और उससे ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो धन लोलुपता, पहला सब हेडिंग ये डालिए। और अनैतिक व्यापार, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। सीधा सा इतना सा डिस्क्रिप्शन करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, ना टाइम होगा ना समय होगा। मैं बार बार ये बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखे और सीधा छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे बस। हेडिंग, सब हेडिंग और ये एक्सप्लेनेशन, इन तीन का ही प्रयोग करते हुए आपको पूरा पेपर लिखना है। कमजोर प्रवर्तन तंत्र, भाई इसका कारण ये भी है। ये तो ठीक है, जो मिलावट कर रहा है ये तो उसके एंड से देखा जाए तो ये कारण है, वो तो इस कारण से मिलावट करता है, वो मिलावट करता है। लेकिन दूसरा कारण क्या है, भाई वो तो करेगा ही, व्यक्ति तो चाहेगा कि मैं नैतिक अनैतिक तरीके से लाभ कमाऊं, लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं ये उनका काम है कि उनको रोकना। जैसे किसी का कोई मर्डर करता है तो पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ती है, सजा दिलाती है। कहीं दंगे होने की संभावना होती है तो पुलिस क्या है, प्रोएक्टिव होकर काम करती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है, उनको पहले से ही रोक देती है। लेकिन क्या FSSAI जो हमारी संस्था है वो इस प्रकार के काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। सीधा सा जवाब है, तभी इतनी मिलावट हर शहर में मिलती है। तो हमारा प्रवर्तन तंत्र कमजोर है। खाद्य सुरक्षा कानूनों का अपर्याप्त क्रियान्वयन, सीधा इस तरह लिखिए। जागरूकता की कमी, अब इसके बावजूद क्या होता है, कुछ नकली सामान ऐसे हैं कि जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी को पता भी चलता है, तो हम लोग जो है उपभोक्ता लोग क्या है ना, विजिल ब्लोइंग नहीं करते हैं, वो चुपचाप कहेंगे अरे यार छोड़ो। आप उदाहरण के लिए देखिए, अगर आपके पास एक नकली नोट आता है तो आप क्या करोगे, ना पुलिस को बताओगे ना RBI को सूचना दोगे, आप सोचोगे यार मैं किसी और को चिपका दूँ इसको, है ना। तो ये होती है उपभोक्ताओं की जागरूकता की कमी। ऐसे ही खाद्य पदार्थ के केस में भी है, ना तो वो पहचानने की कोशिश करते हैं। उनको पता होगा कि उनका दूध या जो है नकली दूध दे रहा है या पानी मिला के दूध दे रहा है, तब भी वो कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। और एक जो है हमारी जो है एक किस्म से ये आदत बन चुकी है कि हाँ भाई चलता है, ऐसे की आदत है। तो ये जागरूकता की कमी है।
अनौपचारिक बाजारों का विस्तार हो रहा है। देखिए, अनौपचारिक बाजार अर्थात कौन होते हैं? जहाँ लाइसेंस नहीं होता है, गुणवत्ता नियंत्रण का कोई उत्पादन नहीं होता, अर्थात छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी होती है, वहाँ कोई मानक ना चेक करते हैं कंपनियाँ, ना ही ये जो हमारी संस्था है ये चेक करती है। तो जब औपचारिक बाजार होगा तो वहाँ क्या है, प्रॉपर सब चीज़ चेक होंगी, लाइसेंस, गुणवत्ता नियंत्रण मानक, ये सब चेक होती है। तो इसका जो अनौपचारिक बाजार का विस्तार हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। अंत में क्या है, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, वही जो बताया कि रसायनों एवं सिंथेटिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लीजिए आप, एक तो तत्कालिक प्रभाव, एक दीर्घकालिक प्रभाव, एक मानसिक प्रभाव। आप तीनों एंगल में लिखेंगे इसको। चाहे तो आप इसका ऐसे एक ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं, प्रभाव यहाँ लिखिए आप तत्कालिक, यहाँ लिखिए दीर्घकालिक, और यहाँ लिखिए मानसिक, और यहाँ तीन तीन चार चार पॉइंट बता दीजिए। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा आपका उत्तर अच्छा लगेगा। या एक फ्लो चार्ट बना दीजिए इसका, ऐसे प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, ऐसे हेडिंग डालिए, बॉक्स बनाइए, और ऐसे बनाइए, यहाँ दीर्घकालिक, यहाँ अल्पकालिक, और यहाँ मानसिक प्रभाव, ऐसे बना दीजिए। क्योंकि उत्तर का ना आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया बार बार। तात्कालिक प्रभाव क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, पेट के रोग, वोमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, त्वचा और एलर्जी संबंधी प्रॉब्लम हो जाएंगी। दीर्घकालिक क्या होते हैं? ये तो तात्कालिक होंगे जिनका पता चल जाएगा। दीर्घकालिक ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा। दीर्घकालिक में सबसे बड़ा रोग क्या होता है? कैंसर। जैसे अब सबको पता है कि सिंथेटिक जो चीज़ खाते हैं बाहर की, उनसे धीरे धीरे क्या होता है? कैंसर डेवलप होता है, किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होता है। बच्चों में कुपोषण धीरे धीरे पता चलता है और विकास का अवरोध होता है। तो ये दीर्घकालिक समस्या है। गर्भवती महिलाओं में भी जटिलता आ सकती है, अगर वो मिलावटी खाना खाएंगी तो उसके घर पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब हुए दीर्घकालिक। अब मानसिक प्रभाव क्या होता है? मानसिक प्रभाव एक तो सीधा सीधा स्वास्थ्य चिंताएं भी उत्पन्न हो सकती है। क्या है ये दिमाग पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ में लेड है ना, लेड अर्थात शीशा मिला हुआ है, जैसे चाउमीन वगैरह में न्यूज आई थी कि शीशा मिला हुआ है, तो ये क्या है, सीधे सीधे आपके न्यूरॉन्स पर भी प्रभाव डालती है, न्यूरॉन्स पर भी। इससे क्या है, दिमाग की बीमारियां भी हो सकती है। दूसरा क्या होगा, एक ऐसे ही बीमारी, एक हमारे अंदर भय हो जाएगा, तो ये भी एक दिमाग की बीमारी है कि भाई हम हर चीज़ पर शक करेंगे, यार इधर मिलावट तो नहीं है, जो चीज़ हमारा खा भी सकते हैं उसको भी नहीं खाएगा आदमी बाहर। और अविश्वास होगा। तो ये सब मानसिक जो है व्यक्ति को क्या है, मानसिक चिंताएं उत्पन्न करते हैं व्यक्ति के समक्ष। तो ये हो गए स्वास्थ्य पर प्रभाव, आप इस प्रकार लिख लीजिए। सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखिए, केवल स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है नकली उत्पादों का, ये आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ेगा? स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होगी, गरीब और मध्यम वर्ग क्या है, इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। तो कोई भी बीमारी होती है, स्वास्थ्य व्यय का सबसे ज़्यादा फर्क जो प्रभाव जो पड़ता है वो गरीब और मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। क्योंकि अमीर लोगों के पास तो पैसे की कमी नहीं है ना, वो तो अपना इलाज करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट में है कि लगभग 30 से 40% जो है ना, गरीब लोग केवल इसलिए गरीबी में रह जाते हैं क्योंकि उनके वो स्वास्थ्य खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखा होगा कि गांव में क्या है, गरीब व्यक्ति ना बीमार पड़ जाता है तो उसका बेचारे का कई साल का बैलेंस खराब हो जाता है, वो पीछे चला जाता है। तो इसलिए गरीब वर्ग पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हुआ, सामाजिक प्रभाव हुआ। देखिए, स्वास्थ्य चिंताएं गरीबी को भी जन्म दे रही है ना, या गरीबी के चक्र को मजबूत बना रही है, उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा व्यक्ति। तो ये एक सामाजिक प्रभाव है इसका। स्वास्थ्य प्रभाव तो ऊपर डिस्कस किए हमने, वो तो है ही। अब उससे गरीबी बढ़ रही है, उससे कुपोषण बढ़ रहा है। ये क्या है, जब कुपोषण बढ़ेगा तो मानव संसाधन विकास रुक जाएगा, अर्थात जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाएंगे और अमीर लोग अमीर बन जाएंगे। तो ये सामाजिक प्रभाव है। यही दूसरा बताया, जो मानव संसाधन में गिरावट आएगी। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव भी क्या है भाई, जब हमारा खाद्य उद्योग जो है उसकी साख पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही कोई खबर ऐसा आएगी कि भाई यहाँ जो है मिलावटी सामान है, तो हमारा निर्यात क्या है, गिरेगा, निवेश प्रभावित होगा, सीधी सी बात है। तो इससे क्या है, आर्थिक हानि होगी भारत को। शासन पर अविश्वास बढ़ता है। कैसे? जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यार कुछ संस्थाएं हैं ये अपना काम करती भी है कि नहीं, या नाम की संस्थाएं बना दी गई है। तो ये जब जनता का शासन पर अविश्वास बढ़ता है तो क्या है, एक सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है। तो ये सब सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसके पड़ते हैं।
आगे देख लीजिए। हम देखिए, ये आपका उत्तर जो है यहाँ तक का पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब हमें बताने हैं आवश्यक उपायों की चर्चा इसे रोकने के लिए। तो ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं, ये आपको या अंत में शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना। अब इसे रोकने के उपाय यहाँ ही बताए गए हैं, आगे की राह या उपाय में बताए गए हैं। तो इसको आप ऊपर लिख दीजिए और इसको आप अलग से लास्ट में कहीं कोने में लिख दीजिए, ऐसे बॉक्स बनाकर, कि हमारा कानूनी ढांचा क्या है। क्योंकि क्या है ना, आप केवल नेगेटिव चीज़ें तो ज़्यादा बताओगे नहीं, सरकार जो प्रयास कर रही है आपका काम उनको भी बताने का है। तो ये भी आप जरूर बताएंगे इसमें, भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा है। मैंने बताया था ये आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे तभी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे औरों से। अगर आप ये केवल दो चीज़ ये बताइए आपने और तीसरी चीज़ ये उपाय बताएं, है ना, उसके अलावा आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि भाई सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो एग्जामिनर आपको उतने नंबर नहीं देगा। देखिए, शब्दों की वहाँ क्या है, बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, ये सबको पता है। इसलिए जो चीज़ नहीं पूछी है उसको आप फ्लो चार्ट में ऐसे करके बता देंगे फटाफट, 2 से 3 पॉइंट। जो पूछी गई है मेन डिमांड जो है सबसे पहले वो एड्रेस कर दिए, वो आप अच्छे से बताएंगे। तो पहले उपाय देखते हैं, फिर इनको देखेंगे हम। कठोर दंडात्मक एवं त्वरित न्याय होना चाहिए। देखिए, मिलावट को संगठित अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए, क्योंकि ये सच में है भी संगठित अपराधी। संगठित अपराध क्या होता है, जब 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी प्रॉपर प्लानिंग के तहत किसी अपराध को अंजाम देते हैं या करते हैं, तो वो संगठित अपराध है। तो इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि आज कंप्लेन करते हैं फिर क्या करेंगे वो लोग, सैंपल भरेंगे फिर पैसे वैसे लेके छोड़ देंगे। तो ये प्रॉपर इसका एक निगरानी होनी चाहिए कि कितने केस आ रहे हैं और कितने उनमें से सोल्व हुए हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो सकता है कि ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे कैसे, उदाहरण के लिए अमूल की फैक्ट्री दूध बना रही है तो उसका जो एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होगा कि आपने पाउडर कैसे लिया, कहाँ से मिल्क लिया। तो ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम तकनीकी के प्रयोग से बनाया जा सकता है। और ये रिपोर्ट क्या है, वो नियामक की बॉडी को रेगुलर रूप में सबमिट कर सकती है, या नियामक की जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनसे समय समय पर ये ट्रेसेबिलिटी जो रिपोर्ट है ये मांग सकती है। क्यूआर कोड आधारित खाद्य सूचना होना चाहिए। जितने भी खाद्य पैकेट हैं उनके ऊपर एक क्यूआर कोड होना चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि इसमें ये जो है एलिमेंट हम प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो छोटा छोटा लिख देते हैं इंग्रेडिएंट्स कि ऐसे ऐसे ऐसे, वो समझ भी नहीं आता है ना। कुछ लोगों को तो दिखता ही नहीं है। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर क्यूआर कोड होना चाहिए कि इतना इसमें अलाउड है, इतना हमने मिलाया है, और पूरे उस प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, कब बना था, कब इसकी एंड डेट है। इससे क्या है कि वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं उपभोक्ता भी। फिर उपभोक्ता सशक्तिकरण होना चाहिए, है ना। ये एडिंग आप यहाँ लिखेंगे, उपभोक्ता सशक्तिकरण। उसमें क्या है, जन जागरूक अभियान चलाए जाना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब किसी बच्चे को हम बचपन से बता देंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है तो वो एक जागरूक नागरिक बनेगा बड़ा होकर और अपने अधिकारों का उसे ज्ञान रहेगा। प्रयोगशालाओं का विस्तार होना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ ना, जो फूड लैब है, फूड स्टैंडर्ड लैब जो है वो कम है। ये हर ज़िले में लैब होनी चाहिए और इनका बड़ा आसान एक्सेस होना चाहिए लोगों को। उदाहरण के लिए लोगों को ये बताना चाहिए जिला प्रशासन को कि ये एक लैब है, आपको जो भी चेक कराना है खाद्य सामग्री, कहीं डाउट है कि नकली है या मिलावटी है, आप लैब में जाइए, आपका फ्री चेक होगा, या 5-10 रुपये जो भी चार्ज है वो ले सकते हैं। इनका हर ज़िले में विस्तार होना चाहिए। अभी क्या है, बड़े बड़े शहरों में गिनती की ही लैब है ये। इसलिए लोग क्या करते हैं, अगर वो चाहते भी हैं कि मैं टेस्ट कराऊं, उनको ये नहीं पता होगा कि मैं अपना प्रोडक्ट कहाँ टेस्ट कराऊं। और टेस्ट कराने का पता भी चला कि मान लिया कोई एक व्यक्ति है सहारनपुर से, उसको मेरठ या गाजियाबाद आना पड़ेगा, तो वो चेक कराने थोड़ा ही जाएगा। ये जिला स्तर पर ही होना चाहिए। सहकारी शासन, अर्थात केंद्र और राज्य को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। जब भी केंद्र, राज्य और इनफैक्ट आप लिखिए पंचायत राज को भी, पंचायतों को भी मिलकर काम करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, अगर पंचायत लेवल पर लैब होती है जो कि बड़ा कठिन कार्य है, तो कितना फ़ायदा होगा, लोग तुरंत चेक कराएंगे। लेकिन पंचायत स्तर छोड़ो, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, तो भी लोग क्या है, जागरूक खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इनका विस्तार करना चाहिए और इन सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मानक बनाने चाहिए। अब इसका छोटा सा निष्कर्ष लिखते हैं दोस्तों। मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या केवल कानूनी व्यवस्था या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है नैतिकता, सुशासन और मानवाधिकारों से भी जुड़ी है। आप इतना लिख सकते हैं, निष्कर्ष कोई दिक्कत नहीं है। या ये लिख सकते हैं, जब तक सरकार, उद्योग और नागरिक
मिलकर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तब तक स्वस्थ भारत की कल्पना अधूरी रहेगी। अतः सख्त नियमन, प्रभावी परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता ही इस संकट का स्थायी समाधान है। तो ये आप लिख सकते हैं, इतना सा निष्कर्ष। तो ये हुआ आपका, आज 2 आर्टिकल डिस्कस किए हमने। एआई की नैतिकता, नैतिक चिंताएं, है ना, ये हमने डिस्कस किए। और खाद्य जो पदार्थों में मिलावट है उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव हमने डिस्कस किया है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और इनके नोट्स बनाते रहिए। ये हमारा दोस्तों फोकस IAS PCS टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वीकली PDF ये सब सबमिट कर दी जाती है, वहीं आप वहाँ से ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इनका, वो बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो दोस्तों ये एथिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, इसी प्रकार से एग्जाम्पल वगैरह उसमें शामिल किए जाते हैं। ये नैतिक बेंच 4.0 चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं और उनके मॉडल उत्तर और आपकी कॉपी चेक होती है प्रॉपर अच्छे से। कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए आप, 9811504781। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा की, उससे अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों इस पहल को अभी मैंने देखा है काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये आर्टिकल जो डिस्कशन हो रहा है बड़ा अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए और हमारी टीम को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था एक आर्टिकल बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आप थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।